आज हम समय में हजारों साल पीछे चलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसके निशान आज भी हमें हैरान करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय पर कई दिलचस्प लेख हैं और हाल की कुछ जेनेटिक स्टडीज भी हैं जो पुरानी कहानियों को एक तरह से चुनौती दे रही हैं। और हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से उन सुरागों को निकाला जाए जो हमें उन रहस्यमयी लोगों के थोड़ा और करीब ले जा सके। ये सिर्फ खंडहरों की कहानी नहीं है, ये एक पहेली को सुलझाने जैसी कोशिश है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर हमें पता कैसे चला कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया के जमाने की इतनी बड़ी सभ्यता मौजूद भी थी? इसकी खोज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, साल था 1856। 1856? जी। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और बर्टन बंधु नाम के 2 अंग्रेज इंजीनियर इस काम में लगे थे। उन्हें जमीन की खुदाई में ढेर सारी पुरानी पक्की ईंटें मिली। अच्छा, और उन्होंने क्या किया उन ईंटों का? उन्होंने वही किया जो शायद कोई भी उस वक्त करता। उन्हें लगा कि ये मुफ्त का माल है और उन्होंने उन हजारों साल पुरानी ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। क्या मतलब उन्होंने अनजाने में एक ऐतिहासिक साइट को नष्ट कर दिया? हाँ, हड़प्पा शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। उस वक्त किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये ईंटें कितनी बड़ी खोज का हिस्सा थीं। मतलब इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक रेलवे ट्रैक के नीचे दबकर रह गई। तो फिर असल में ये राज खुला कैसे? इसका श्रेय जाता है भारतीय पुरातत्वविदों को। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और फिर अगले ही साल 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित खुदाई शुरू की। और ये सब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रहा था, है ना? बिल्कुल। और तब जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, ये एक विशाल शहरी सभ्यता के सबूत थे। जब आप विशाल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा था इसका फैलाव? विशाल शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। 20 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की दोनों सभ्यताओं को अगर मिला दें तो उससे भी बड़ा था। आज के हिसाब से देखें तो पूरा पाकिस्तान, भारत का पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी इसमें आता था। ये तो अविश्वसनीय है। जब हम पुराने शहरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तंग, टेढ़ी मेढ़ी गलियां आती हैं। तो क्या हड़प्पा के शहर भी वैसे ही थे? नहीं, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। ये शहर किसी आज के मॉडर्न शहर की तरह पूरी तरह प्लान किए गए थे। प्लान किए गए थे? हाँ, सड़कें एकदम सीधी थीं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। पूरा शहर चेसबोर्ड की तरह आयताकार ब्लॉक्स में बटा हुआ था। कमाल है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बनाने से पहले पूरे शहर का नक्शा कागज पर तैयार किया हो। बिल्कुल। तो क्या शहर के अंदर भी कोई बंटवारा था, जैसे आज होता है? कुछ इलाके वीआईपी होते हैं, कुछ आम लोगों के। हाँ, ऐसा संकेत जरूर मिलता है। ज्यादातर शहरों के 2 हिस्से थे। एक था पश्चिमी टीला जो ऊंचाई पर होता था और किलेबंद था। उसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। अच्छा, तो शायद वहां शासक वर्ग रहता होगा। संभवतः। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा जो निचला शहर था। ये ज्यादा बड़ा था और यहाँ आम लोग रहते थे। और इन सब चीजों को बनाने के लिए उन्होंने जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया वो भी तो खास था। बहुत खास। उन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, मतलब जिन्हें आग में पकाया गया था। और कमाल की बात यह है कि हजारों किलोमीटर के दायरे में मिलने वाली ज्यादातर ईंटों का साइज लगभग एक जैसा है। एक जैसा? ये कैसे मुमकिन है? यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई केंद्रीय शक्ति थी, चाहे वो कोई राजा हो या व्यापारियों की कोई परिषद, जो ये नियम लागू कर रही थी। तो इस दुर्ग यानी वीआईपी इलाके में किस तरह की इमारतें मिली हैं? कुछ ऐसा जो उनके रहन सहन पे रोशनी डालता हो? हाँ, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में एक बहुत ही प्रसिद्ध संरचना मिली है, विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। ये एक बड़ा आयताकार तालाब है, करीब 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। पास में कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने थे। और इतने बड़े पूल में पानी कैसे टिका रहता होगा? आज भी स्विमिंग पूल में लीकेज एक बड़ी समस्या है। उन्होंने इसका भी इलाज कर रखा था। तालाब की दीवारों और फर्श पर ईंटों के ऊपर बिटुमेन यानी डामर की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी जरा भी लीक न हो। 4,500 साल पुरानी वाटरप्रूफिंग तकनीक।
गजब। बिल्कुल। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए होता था, जैसी परंपरा आज भी भारत में है। इतने बड़े बड़े शहर, इतने सारे लोग, इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता था? क्या कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था? एक बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों पर विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज मिली हैं। अच्छा, गोदाम। हाँ, बड़े बड़े गोदाम। हड़प्पा में तो 6-6 गोदामों की 2 लाइनें मिली हैं। पास में अनाज साफ करने के चबूतरे और मजदूरों के रहने के लिए बैरक भी मिले हैं। इससे तो साफ पता चलता है कि उनकी पूरी इकोनॉमी खेती पर टिकी थी। और टैक्स शायद अनाज के रूप में वसूला जाता था, जिसे इन सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था। कमाल की व्यवस्था है। और मैंने सुना है कि इनकी साफ सफाई और पानी की निकासी का सिस्टम तो आज के जमाने को भी मात देता है। ये बात 100% सच है। हर घर में अपना बाथरूम और आंगन होता था। घर की नालियां सड़क पर बनी मुख्य नाली से जुड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, ये नालियां ढकी हुई होती थी। ढकी हुई? हाँ, और तो और सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स भी बने थे। एक मिनट, मैनहोल? आज से 4,500 साल पहले? जी हाँ, मैनहोल। ये दिखाता है कि वो स्वास्थ्य और सफाई को लेकर कितने जागरूक थे। सच कहूं तो आज 4500 साल बाद भी भारत के कई इलाकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि हम जिसे प्रगति कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल। पर क्या हम ये मान लें कि उनकी जल निकासी व्यवस्था एकदम परफेक्ट थी? या ये भी हो सकता है कि हमें सिर्फ वो हिस्से मिले हैं जो अच्छी तरह से बने थे? और दूसरे शहर, क्या हर शहर की अपनी कोई खासियत थी? बिल्कुल। हर शहर हमें एक नया सुराग देता है। जैसे गुजरात में धौलावीरा, वहाँ पानी बचाने की जबरदस्त तकनीक मिलती है। वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, जिसे हम आज वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। वहीं गुजरात में ही लोथल एक बंदरगाह शहर था, जहाँ एक पूरा डॉकयार्ड मिला है। अच्छा, मतलब समुद्री व्यापार का सीधा सबूत। सीधा सबूत। और राजस्थान के कालीबंगा में तो जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, जो दुनिया में खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक हैं। इतनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग, जल प्रबंधन, व्यापार, ये सब बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तो मुमकिन नहीं हो सकता। आखिर ये लोग करते क्या थे? देखिए, सिक्के तो उस वक्त नहीं चलते थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, जो खेती और व्यापार पर आधारित थी। और फसलें कौन सी उगाते थे? गेहूं और जौ उनके मुख्य फसलें थी। और एक चीज जो उन्होंने दुनिया को दी, वो था कपास। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं शुरू हुई। अच्छा। शायद इसीलिए यूनानी लोग इस इलाके को सिंडुन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। तो इतना बड़ा व्यापार बिना सिक्कों के चलता कैसे था? वस्तु विनिमय से? हाँ, सारा व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पे चलता था, चीज के बदले चीज। लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए उनके पास एक बहुत ही उन्नत सिस्टम था। हमें हजारों मोहरें मिली हैं। उनके पास वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था, जो 16 के गुणक पर आधारित था। 16 के गुणक मतलब अगर एक वजन 1 ग्राम का है, तो अगला 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे होता था। ये मानीकरण दिखाता है कि व्यापार पर कितना कड़ा नियंत्रण था। और ये व्यापार सिर्फ आपस में होता था या दूसरे देशों से भी? दूसरे देशों से भी। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के लेखों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। मेलुहा? जी। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी का ही नाम था। उन लेखों में लिखा है कि मेलुहा से कीमती पत्थर, हाथी दांत और दूसरी चीजें आती थीं। ये जो आपने मोहरों का जिक्र किया, ये तो कला के छोटे छोटे नमूने भी हैं। शायद उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देते हैं। इन पर क्या बना होता था? ये मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी हैं। इन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखावट है। एक ऐसी लिपि जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। आज तक नहीं? नहीं। सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है, जिसे कई लोग यूनिकॉर्न भी कह देते हैं। लेकिन एक मोहर है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है। आप पशुपति वाली मोहर की बात कर रहे हैं? जी। मोहनजोदड़ो से मिली इस मोहर पर एक व्यक्ति योगी की तरह पालती मार के बैठा है। उसके 3 सिर हैं, सिर पर सींग वाला मुकुट है और उसके चारों तरफ हाथी, भाग, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। कई विद्वान इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप यानी प्रोटो शिवा मानते हैं। कला के और क्या नमूने मिले हैं? मैंने कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति के बारे में बहुत सुना है। हाँ, वो मूर्ति तो सिंधु कला का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। मोहनजोदड़ो से मिली ये छोटी सी कांसे की मूर्ति एक लड़की की है,
जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। और ये मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है, जो अपने आप में कमाल है। ये लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या होती है? इसका मतलब है उन्होंने पहले मोम की मूर्ति बनाई, उस पर मिट्टी का लेप किया और फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल दिया। अच्छा। जो खाली सांचा बचा उसमें पिघला हुआ कांसा भर दिया। मिट्टी को तोड़ने पर अंदर से मूर्ति निकल आती थी। 4,500 साल पहले इतनी सटीकता हासिल करना अद्भुत है। यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पास पुजारी राजा की मूर्ति है, लेकिन कोई महल नहीं मिला। हमारे पास पशुपति की मुहर है, लेकिन मिस्र के पिरामिड जैसा कोई भव्य मंदिर नहीं मिला। ये तो बहुत अजीब बात है। यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। ये हमारी सभ्यता की परिभाषा को ही चुनौती देता है। मतलब शायद उनकी सत्ता का केंद्र धर्म या राजशाही नहीं, बल्कि व्यापार और समुदाय था। हो सकता है कि शहर को व्यापारियों की एक कमेटी मिलकर चलाती हो। सत्ता किसी एक भव्य इमारत में नहीं, बल्कि पूरे शहर की व्यवस्थित प्लानिंग में, मानकीकृत ईंटों और वजन में बिखरी हुई थी। तो फिर धर्म का क्या? अगर मंदिर नहीं थे तो क्या वे पूजा पाठ नहीं करते थे? पूजा जरूर होती थी, लेकिन शायद घरों में या खुले में। हमें बड़ी संख्या में टेराकोटा से बनी नारी मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृदेवी या धरती की देवी माना जाता है। इसके अलावा पीपल जैसे पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। अच्छा। लोगों के पास से तावीज भी मिले हैं, जो शायद भूत प्रेत में उनके विश्वास को दिखाता है। तो अब हम उस आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी विकसित, इतनी फैली हुई थी, वो आखिर खत्म कैसे हो गई? 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ कि ये शहर वीरान होने लगे? ये सवाल आज भी पुरातत्वविदों को परेशान करता है। एक समय में एक थियरी बहुत लोकप्रिय थी कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला किया और सभ्यता को नष्ट कर दिया। अच्छा, आर्यों के आक्रमण वाली थियरी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, जिससे इससे जोड़ा गया था। तो क्या इस थियरी में कोई दम है? अब ज्यादातर विद्वान इसे नहीं मानते, क्योंकि पूरी सभ्यता में हमें कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध, आगजनी या नरसंहार के पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। कोई सबूत नहीं मिला? ना के बराबर। मोहनजोदाड़ो में कुछ कंकाल जरूर मिले हैं, लेकिन वो किसी हमले से ज्यादा किसी बीमारी या बाढ़ का नतीजा लगते हैं। तो अगर हमला नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? कोई एक वजह नहीं थी। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो शायद 100-200 साल तक चली। सबसे बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हाँ, मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सूखा पड़ने लगा। जिस सरस्वती नदी के किनारे इनके ज्यादातर शहर बसे थे, वो नदी सूख गई। कुछ जगहों जैसे मोहनजोदाड़ो में बार बार बाढ़ आने के भी सबूत हैं। मतलब प्रकृति ने ही उनका साथ छोड़ दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन, सूखती नदियां और संसाधनों की कमी, इन सब कारणों ने मिलकर उनके शहरी जीवन का अंत कर दिया। सभ्यता पूरी तरह गायब नहीं हुई। लोग इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे छोटे गांवों में जाके बस गए। लेकिन वो जो शहरी पहचान थी, वो जो प्लानिंग, लिपि और व्यापार था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमारे पास है एक कमाल की शहर योजना, एक ऐसी लिपि जिसे हम पढ़ नहीं पाए, और एक अंत जो आज भी एक पहेली है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तभी विज्ञान कुछ नया लेकर आता है। मैंने राखीगढ़ी पर हुई हाल की डीएनए स्टडीज के बारे में सुना है। वो क्या बताती हैं? वो स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण हैं और पुरानी धारणाओं को और हिला रही हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले कंकालों के डीएनए से पता चलता है कि उन लोगों में स्थानीय दक्षिण एशियाई और प्राचीन ईरानी किसानों का जेनेटिक मिश्रण था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उनमें मध्य एशिया यानी स्टेपीज के लोगों का जेनेटिक निशान लगभग नहीं मिलता, जिसे बाद में आर्यों के आगमन से जोड़ा जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्य आक्रमण वाली थ्योरी को अब जेनेटिक सबूत भी नकार रहे हैं। बिल्कुल। ये उस थ्योरी को और भी कमजोर करता है। ये एक ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करता है कि सिंधु घाटी के लोग यहीं के थे और उनका विकास यहीं हुआ था। बाहर से किसी बड़े समूह के आने और उन्हें खत्म करने का कोई सबूत नहीं मिलता। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में अभी भी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी है। वो तब आएगा जब हम इनकी लिपि को पढ़ पाएंगे। सही। जरा सोचिए, अगर भविष्य में कोई उनकी भाषा को समझ सका तो इन मोहरों और बर्तनों पर लिखे हजारों शब्द बोलने लगेंगे। तब हमें शायद उनकी असली पहचान, उनके राजाओं के नाम, उनके देवताओं की कहानियां और उनके पतन का असली कारण पता चलेगा। इतिहास हमेशा हमें चौंकाने के लिए तैयार रहता है, और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी जमीन के नीचे और उन अनपढ़ मोहरों में बंद है।